कॉस्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद में अब हमें कॉस्ट शीट के अंदर जो एक एक कंपोनेंट होता है, जैसे हमको मालूम है कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम अलग अलग ओवरहेड को ऐड करते हैं जिससे हमको यहाँ पर टोटल कॉस्ट का पता लगता है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर में हमने कॉस्ट शीट को बनाना सीखा। अब हमें कॉस्ट शीट के अंदर जो फर्स्ट आइटम होता है डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, अब हमें पर्टिकुलर उस मटेरियल की डिटेल स्टडी करनी है यहाँ पर ही, कि एक इंडस्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में जो मटेरियल काम आता है, उस मटेरियल को लेकर के कि उस मटेरियल को हमें कितना परचेस करना चाहिए, मटेरियल को हमें कब परचेस करना चाहिए, मटेरियल को किस प्राइस पर परचेस करना चाहिए, मटेरियल को हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे काम में लाना चाहिए। तो वो टोटल मटेरियल के बारे में हमें यहाँ पर कुछ डिसीजन लेने होते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक चैप्टर हमको पढ़ना है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, किसी भी कंपनी में जब हम रॉ मटेरियल की हेल्प से फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करना होता है। अब जब हम रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करते हैं उस समय कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्हें यहाँ पर ये डिसीजन लेने की जरूरत होती है कि अगर ज़्यादा मटेरियल परचेज कर लिया तो ज़्यादा कैपिटल लग जाएगी। देखिए, जब आप मटेरियल को परचेज करते हो उस समय बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जब कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मटेरियल को परचेज करने का डिपार्टमेंट है, वो जब मटेरियल को परचेज करते हैं तो उस समय उनको ये सोचना होता है कि मटेरियल कितना परचेज करना है। अब ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ज्यादा मटेरियल परचेज करने पर क्या होगा, कंपनी की ज्यादा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, ज्यादा पैसा लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन तो चलता रहेगा लेकिन कंपनी का अननेसेसरी यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया रॉ मटेरियल को परचेज करने में। और भी नुकसान हो सकते हैं। ज्यादा कच्चा माल परचेज करने पर आपको उसको गोडाउन, मतलब उसको स्टोर हाउस में स्टोर करना होगा। उसके लिए आपको अलग से जगह यहाँ पर रेंट पे लेनी होगी। फिर उसका एक वॉचमैन आपको अलग से अपॉइंट करना होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट, अगर हम यहाँ पर कच्चा माल कम परचेज करते हैं और उधर हमको यहाँ पर प्रोडक्शन में कच्चे माल की रिक्वायरमेंट है, कच्चे माल की आवश्यकता है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो रॉ मटेरियल को कम परचेस करने में भी कंपनी को नुकसान है और रॉ मटेरियल को ज्यादा परचेस करने पर भी कंपनी को नुकसान है। तो कितना रॉ मटेरियल परचेस करना है, कब परचेस करना है, उसको लेकर के मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर, उसी को लेकर के सबसे पहले आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो सबसे पहला एक पॉइंट है उसको समझने वाले हैं, यूजेज रेट। यूजेज रेट, ठीक है। देखिए, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि ये होता क्या है, रेट किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर समझें तो दिस रेफर्स टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पर हम कच्चे माल का उपयोग करके फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल का कितना कंजम्पशन किया जाएगा, कंजम्पशन मतलब उपभोग, कितनी सामग्री का उपभोग किया जाएगा, उसको बोलते हैं उसकी यूजेज रेट। ठीक है, अब ये जो रेट है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं एक दिन में एक कंपनी 5 लीटर रॉ मटेरियल यूज करती है, या फिर मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, एक कंपनी एक दिन में 5 किलो या 7 किलो या 10 kg या 12 kg या 20 kg रॉ मटेरियल यूज करती है ना। तो मैंने यहाँ पर जो अभी हमारे सामने जो रेट आई है वो कैसी आई है, पर डे।
पर डे। कभी कभी रेट ऐसी भी आ सकती है यहाँ पर कि एक कंपनी एक वीक में 150 केजी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की प्रक्रिया में काम में लेती है। तो रेट को एक्सप्रेस इस तरीके से किया जाता है, पर डे, पर वीक, पर 10 डेज, पर मंथ। ठीक है, ये होती है यूजेज रेट। कच्चे माल का कितना उपयोग किया जा रहा है एक दिन में, या फिर एक वीक में, या फिर 10 दिन में। ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम। ये समय का एक यूनिट है। जैसे हमने बोला एक दिन। कभी कभी ऐसा भी होता है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां पर हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल 1 घंटे में कितनी कंज्यूम होती है। तो ये कंपनी की पॉलिसी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रॉ मटेरियल की यूजेज रेट को किस तरह से एक्सप्रेस करती है। ठीक है, चलिए हम इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम कोई भी कंपनी एक दिन में कितना रॉ मटेरियल यूज करती है प्रोडक्शन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये तो हुआ यूजेज रेट का मीनिंग। अब इस यूजेज रेट को 3 तरह से हम बोल सकते हैं। मतलब पहले हमने इसका मीनिंग समझा कि रॉ मटेरियल को हम जिस गति से काम में लेते हैं, चाहे पर डे या पर वीक, उसको बोलते हैं यूजेज रेट। अब ये 3 तरीके से हमको एक्सप्रेस करनी है, 3 तरह से हमको इसको बताना है। सबसे पहले मैक्सिमम यूजेज रेट, उसके बाद फिर मिनिमम यूजेज रेट, फिर एवरेज यूजेज रेट। देखिए, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इसका मीनिंग ये है। देखिए, किसी भी कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है तो उस समय हम, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ एक कंपनी का जो यूजेज रेट है वो है कि एक कंपनी एक दिन में 150 केजी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में काम में लेती है, प्रोडक्शन में यूज में लेती है। ठीक है, तो एक कंपनी एक दिन में, तो इसको बोलते हैं यूजेज रेट। यूजेज रेट 150 केजी पर डे, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, पर डे, एक दिन में। अब क्या ये हमेशा ऐसा होगा? क्या ये हमेशा ऐसा होगा यहाँ पर कि एक कंपनी डेली यहाँ पर 150 केजी रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्शन में काम में लेती है एक दिन के अंदर? देखिए, ये होता है पास्ट एक्सपीरियंस को बेस बना करके। ये जो रेट निकलती है ना, कंपनी यहाँ पर काफी टाइम से प्रोडक्शन कर रही है तो उसको पता लग जाता है कि एक दिन में कंपनी में फैक्ट्री के अंदर इतना कच्चा माल काम में आता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से नॉर्मल यूजेज रेट है, मतलब एवरेज आप बोल सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी हो जाता है यहाँ पर कि कंपनी 170 केजी रॉ मटेरियल एक दिन में काम में ले लेती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 170 केजी रॉ मटेरियल से ज्यादा कंपनी ने कंज्यूम किया हुआ। तो इसको भी क्या बोलेंगे, यूजेज रेट। लेकिन कौन सी यूजेज रेट है ये? मैक्सिमम। अब इसको मैक्सिमम क्यों बोला? मैक्सिमम इसलिए बोला कि कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी होता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पिछले वर्षों के रिकॉर्ड हैं कंपनी के प्रोडक्शन के, उसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक दिन में 170 किलोग्राम कच्चे माल को भी काम में लिया गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 170 के ऊपर कंपनी ने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में काम में लिया। तो इसको हम क्या नाम देंगे इसमें, यहाँ पर मैक्सिमम, मैक्सिमम यूजेज रेट। अब वैसे जो पास्ट रिकॉर्ड है उसमें क्या बोला था हमने यहाँ पर कि कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स को चेक किया और उसमें लिखा हुआ, देखा उसने यहाँ पर कि कंपनी नॉर्मली यहाँ पर डेली 150 किलोग्राम रॉ मटेरियल तो यूज करती करती है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन बन जाती है कि कंपनी 125 केजी ही यूज कर पाई। तो इसको क्या बोलेंगे, कभी कभी ऐसा केस भी बनता है कि जितना वो कंज्यूम करती है उसके कंपैरिजन में उसने कम कंज्यूम किया। लेकिन इससे
कम उसने कंज्यूम नहीं किया, 125 किलोग्राम तो एक दिन में उन्होंने यूज किया ही किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम यूजेज रेट। तो सबसे पहले क्लास आपको यहाँ पर यूजेज रेट, उपभोग दर का मीनिंग क्लियर करना है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपनी रॉ मटेरियल को किस तरह से कंज्यूम कर रही है, और ये जो रेट होगी वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस की जाएगी, पर डे, पर वीक, पर आवर, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, ये इस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। फिर इसको हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम यूजेज रेट, मिनिमम यूजेज रेट एंड एवरेज या फिर नॉर्मल यूजेज रेट। एवरेज का मतलब कंपनी सामान्यतया जनरली कितनी रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है, चाहे वो पर डे में हो या पर वीक में हो। मैक्सिमम का मतलब कभी कभी कंपनी अपनी नॉर्मल से भी ज़्यादा रॉ मटेरियल एक दिन में कंज्यूम कर लेती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम का मतलब होता है कि जो कंपनी कंज्यूम करती है उसके कंपैरिजन में कुछ केस में कंपनी कम कंज्यूम करती है, उसको बोलते हैं मिनिमम यूजेज रेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट मीनिंग क्लियर करना है यूजेज रेट का। यूजेज रेट को समझने के बाद अब हमको यहाँ पर लीड टाइम का मीनिंग समझना होगा। लीड टाइम किसको बोलते हैं? देखिए, लीड टाइम का जो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है वो ये होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की हेल्प से फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए पहले ऑर्डर पास करना होता है सप्लायर से। कंपनी यहाँ पर कच्चा माल रॉ मटेरियल परचेज करती है, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कंपनी को पहले ऑर्डर पास करना होता है सप्लायर से। सप्लायर को ऑर्डर पास करना होता है। सप्लायर कौन होता है? जो कंपनी के बाहर है, जो कंपनी को यहाँ पर कच्चा माल सप्लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं सप्लायर। तो बहुत सारी स्टेप होती है कंपनी के अंदर। ठीक है, पहले परचेस कोटेशन बनते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि बस एक फोन किया और कंपनी के पास रॉ मटेरियल आ जाती है, एक सिस्टम होता है पूरा। ठीक है, तो लीड टाइम का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होती है तो वो ऑर्डर पास करती है परचेस करने के लिए। तो परचेस करने का जब कंपनी ने ऑर्डर पास किया, उसके बाद वो रॉ मटेरियल कंपनी के पास कितने दिनों में आती है, उसके बीच जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर कि 15 अप्रैल को कंपनी ने 1200 किलोग्राम रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए एक ऑर्डर पास किया सप्लायर को। ठीक है, ऑर्डर पास कब किया? 15 अप्रैल 2021 को ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, अब जो सप्लायर है, सप्लायर ने कंपनी को जो रॉ मटेरियल सप्लाई की वो की है 21 अप्रैल को। रॉ मटेरियल सप्लाई हो गई 21 अप्रैल को। ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई कब होगी? 21 अप्रैल को रॉ मटेरियल को सप्लाई कर दिया गया। तो आप देखिए इसमें ऑर्डर कब पास किया गया था? 15 अप्रैल को। और ऑर्डर पास करने के बाद जो सप्लायर है उसने रॉ मटेरियल को सप्लाई कब किया? 21 अप्रैल को। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर 15 से लेके 21 के बीच का जो टाइम है इसको बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? लीड टाइम। ठीक है, आए समझ में आपको? यहाँ पर ही जिस दिन ऑर्डर पास किया गया और जब रॉ मटेरियल वास्तव में कंपनी को प्राप्त होती है, उसके बीच में जो लगने वाला समय है उसको हम क्या बोलते हैं? लीड टाइम। ठीक है, अब ये लीड टाइम जो है इसको दो तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल लीड टाइम, एक को बोलते हैं इंटरनल लीड टाइम। देखिए जो इलस्ट्रेशन अभी हमारे सामने है इसमें जो
15 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच का 6 दिन का टाइम लगा है, यह है एक्सटर्नल लीड टाइम। इसको एक्सटर्नल लीड टाइम इसलिए बोलना है हमको यहाँ पर कि कंपनी ने तो ऑर्डर पास कर दिया था 15 अप्रैल के दिन, ठीक है। लेकिन जो सप्लायर है, जो कंपनी के बाहर सिचुएटेड है, कंपनी के बाहर सप्लायर, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला, वो कंपनी के बाहर उसकी एक फर्म है, उसने 6 दिन लगा दिए यहाँ पर माल को सप्लाई करने में। तो ये जो लीड टाइम है वो कौन सा लीड टाइम है? एक्सटर्नल, बाहरी, ठीक है। अब ये इंटरनल लीड टाइम क्या होता है? तो देखिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब हम कच्चा माल परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो उसके लिए पहले एक पूरी प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो उसके लिए पहले कोटेशन बनेगा, मार्केट में टेंडर प्राइस भरे जाएंगे, है ना, परचेस ऑर्डर तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो सप्लायर है वो अपना एक छोटा सा सैंपल कंपनी को सप्लाई करेगा। तो ऐसी एक ये जो प्रोसीजर है कंपनी के अंदर ही हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पहले परचेज डिपार्टमेंट से बोला यहाँ पर कि उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो मान लीजिए 11 अप्रैल को रॉ मटेरियल परचेज करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। पहले उसका कोटेशन बना, कोटेशन बनने के बाद में उसको अप्रूवल मिलती है, कंपनी के अंदर ही यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है, इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द इंडस्ट्री। कंपनी के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। कंपनी के अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर यहाँ पर रॉ मटेरियल का ऑर्डर पास हो जाएगा। तो ऑर्डर पास करने के पहले कोटेशन बने, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो 11 अप्रैल को यहाँ पर कोटेशन बना, उसके बाद में उसको अप्रूवल मिलती है यहाँ पर कंपनी के अंदर ही। वो सब कुछ करने में 4 दिन लग गए, और फाइनली 15 अप्रैल के दिन उस रॉ मटेरियल को परचेज करने का ऑर्डर पास कर दिया गया कि 12,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से परचेज करनी है। तो उसके पहले कितने दिन लग गए? 4 दिन। तो ये 4 दिन का टाइम जो लगा है रॉ मटेरियल को परचेज करने को लेकर, ये कंपनी के, इंडस्ट्री के, फर्म के अंदर लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से इंटरनल लीड टाइम। ये सब एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है? अभी फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, अभी तो उसकी तैयारी चल रही है परचेस करने की। और जिस दिन उसका फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा उसके बाद जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लीड टाइम। तो 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लीड टाइम। और 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लीड टाइम। और 11 से लेके 21 अप्रैल के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल लीड टाइम। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। पीरियड ऑफ डिले विद इन द फॉर्म, देखिए पहली लाइन से हमको क्लियर हो जाना चाहिए इसमें। यहां पर पीरियड ऑफ डिले विद इन द फॉर्म, रॉ मटेरियल को परचेस करने की जो प्रोसेसिंग चल रही थी उसमें फर्म के अंदर ही डिले हो रहा है, फर्म के अंदर ही प्रोसेसिंग चल रही है। पहले उसका एडवर्टीजमेंट करना होगा, उसके बाद फिर कोटेशन को चेक करना होगा, उसके बाद परचेस ऑर्डर तैयार होगा, उसके बाद फिर रॉ मटेरियल को चेक करना होगा, उसके बाद फिर फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। तो इन सब के बीच में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरनल लीड टाइम। ठीक है, तो लीड टाइम का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए हमने ऑर्डर पास किया और रॉ मटेरियल हमारे पास कब आती कंपनी में, उसके बीच में लगने वाला टाइम नॉर्मल लीड टाइम कहलाता है। और इसको हम यहाँ पर दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरनल लीड टाइम एंड एक्सटर्नल लीड टाइम, आंतरिक एवं बाहरी लीड टाइम।